हेलो, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आज मैं पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो है बताया था सजीव क्या है, जैव विविधता के बारे में और जो है वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आज जो है मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। आज मैं आपको बताऊंगा वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स, जैसे जीवन के 3 डोमेन क्या हैं और जो है द्विनाम पद्धति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, तो वर्गीकरण में जान लेते हैं फिर से वर्गीकरण की परिभाषा विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण करते हैं, उसे हम वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कैंडॉल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, आज हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? थोड़ा सा जिक्र मैंने कल भी किया था इसके बारे में। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक है, काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको हम समझते हैं। हम अपने आसपास असंख्य प्रकार के प्रजातियों को देखते हैं, जीव जंतुओं और पादपों दोनों की। ठीक है, जिनमें से हम कुछ को पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते हैं। कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको आज तक हमने देखा ही नहीं है, चाहे वो जीव जंतु हैं चाहे पादप हैं। ये सभी हमारे लिए नए हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कई मिलियन पौधों की प्रजाति और कई मिलियन प्राणियों की प्रजातियां मौजूद हैं वर्तमान में। इनमें से कुछ का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है और कुछ का अध्ययन करना भी बाकी है। ठीक है, इन सभी जीवों का अध्ययन करना कठिन है। अगर हम एक एक करें तो करोड़ों जो है जीव जंतु पादपों का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। उनका अध्ययन करना काफी कठिन है, इनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम इन्हें छोटे छोटे वर्गों में अगर बांट ले तब हम इनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भी जो है अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण की जो है इस आवश्यकता को महसूस किया। यानी वर्गीकरण की किसी भी प्रणाली के बिना जीवधारियों की पहचान संभव नहीं है। वर्गीकरण से हमें विकास का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वर्गीकरण की हमें आवश्यकता पड़ी। यानी जीव जंतुओं को हम सही वर्गों में रख सकें, उनका अध्ययन कर सकें, नई जीव जातियों की प्रजातियों को जो है हम पहचान सकें और किस प्रकार से जो है उनका विकास हुआ है, किस क्रम में, इसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो यह बात हमें वर्गीकरण के द्वारा ही पता चलती है। ठीक है, इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो हमारा जो मेन टॉपिक था आज, इसमें जीवन के 3 डोमेन के बारे में, इसके बारे में था। जीवन के 3 डोमेन, जीवन के 3 डोमेन क्या है? प्रश्न आता है जीवन के 3 डोमेन क्या है? संक्षिप्त में इनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जानते हैं हम जीवन के 3 डोमेन क्या है। एक वैज्ञानिक थे कार्ल वोंज। ठीक है, कार्ल वोंज। ठीक, कार्ल वोंज ने सबसे पहले जीवन के 3 डोमेन पद्धति को प्रस्तावित किया। इन्होंने जो अपना वंशावली वृक्ष दिया था, जैविक प्राणियों के बीच को जो उनके संभावित वंशावली संबंधों को दर्शाती है, उनके बीच अंतर संबंधों को स्थापित करती है और जीवन के जो है अस्तित्व को बताती है, 3 डोमेन पद्धति के द्वारा ही कार्ल वोंज ने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, यानी कार्ल वोंज ने जो जीवन के 3 डोमेन पद्धति को सुझाया, वह इस बात पर जोर देता था कि इस परिकल्पना को जो
16S राइबोसोमल आरएनए है, उनके रूप में संक्षिप्त रूप से इनको प्रस्तावित किया गया। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, zRNA, rRNA। ठीक है, तो जो राइबोसोमल आरएनए है, जो उनकी साइज होती है आरएनए की 16S प्रकार की, इसी के परिकल्पना के आधार पर इन्होंने जो है जीवन के 3 डोमेन प्रस्तुत किए। और ये तीनों डोमेन क्या है? पहला है आर्किया डोमेन, आर्किया डोमेन, ठीक है, पहला है आर्किया डोमेन, दूसरा है बैक्टीरिया डोमेन और तीसरा है यूकेरिया डोमेन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकेरिया डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किया डोमेन की। आर्किया, देखो आर्किया जो शब्द बना है वो आर्की शब्द से बना है। ठीक है, आर्की और आर्की, ARCHI, आर्की का जो मतलब होता है वो काफी पुराना। ठीक है, आर्किया का मतलब होता है बहुत ही पुराना, प्राचीन, प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, आर्किया डोमेन। ठीक है, आर्किया जो वर्गीकरण इन्होंने दिया कार्ल वोंज ने, आर्किया डोमेन, आर्किया के अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो मुख्य रूप से तापमान, अम्लता, pH के साथ साथ दूसरी परिस्थितियों में भी निवास करते हैं। दूसरी परिस्थितियों में भी निवास करने की उनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, ये प्रायः एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जो है इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में जो है रह सकते हैं, वह इस तरह से जो है पानी की जो है काफी उच्च मात्रा हो, जिसमें नमक की सांद्रता अधिक हो। ठीक है, या फिर जो है अम्लीय वातावरण हो, जैसे समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, समुद्र में अम्लीय तत्वों की मात्रा जो है काफी अधिक होती है। ठीक है, इनके साथ वह अपने बॉडी को डेवलप कर सकते हैं, उनमें अपने जो है पूरी फैमिली को जो है सरवाइव करा सकते हैं। ऐसे जीवों को जो है आर्किया डोमेन के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ आर्किया होते हैं वो औसत स्थितियों वाले क्षेत्रों में भी रह सकते हैं, यानी जहां पे सामान्य तापमान रह सके। ठीक है, जैसे मिट्टी या कुछ जानवरों के पाचन तंत्र में हमने देखा है कुछ जो जीव जो है होते हैं। ठीक है, जैसे एंटामीबा ही हो गया, वो जो है आपकी आंत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में निवास कर सकते हैं और मृदा में निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो है आर्किया डोमेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया डोमेन है। बैक्टीरिया से आप समझ ही चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। ठीक है, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया डोमेन में प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का एक व्यापक समूह शामिल है। ठीक है, सामान्य तौर पर हम उन्हें बीमारियों से जोड़ते हैं। ज्यादातर हम बोलते हैं कि जो है जो ये बीमारी है इस जीवाणु के द्वारा हुई। ठीक है, अलग अलग जो है बीमारियां इन जीवाणुओं के माध्यम से होती है। ठीक है, तो हम जीवाणु को या बैक्टीरिया को हम बीमारियों से जोड़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि यह सच है कि बैक्टीरिया जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं उनमें से, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। उनमें से कुछ तो हमारे शरीर में ही रहते हैं। ठीक है, और अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो इनमें जो है ऐसे बैक्टीरिया को हम जो है बैक्टीरिया डोमेन में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है यूकेरिया। ठीक है, यू जो शब्द है ये जो है यू। ठीक है, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। ठीक है, पूर्णता विकसित। ठीक, केरिया जो शब्द बना है, ठीक है, कैरियन। ठीक है, कैरिया जो शब्द बना है कैरियन से बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी जिसमें ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया है जिनका केंद्रक वेल डेवलप हो। ठीक है, पूर्णता विकसित हो। ठीक है, यानी यूकेरिया वे जीव हैं जो जटिल जैविक झिल्ली द्वारा
सीमांकित एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक की उपस्थिति में मुख्य रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, जैविक झिल्ली यानी जो है उनके बाह्य आवरण, जो उनका बाह्य कवच होता है, जैसे आप अमीबा को ले लीजिए, उनकी बाह्य जो आवरण होती है वो प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, या जटिल जीवधारी ले लीजिए, ठीक है, पौधे हैं, उनकी जो बाह्य जो है झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो अन्य जीव जंतु हैं जैसे मनुष्य, उनकी प्रोटीन की बनी होती है। तो इस तरह से जो है हम इसमें अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, और जो यूकेरिया डोमेन है, अगर इनकी तुलना हम जो है अन्य डोमेन वालों के साथ करें तो इनमें जो है जो बाह्य जो झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वह विभिन्न प्रकार की संरचना वाली होती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो है बंधों से जो है इसको हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे लिपिड एस्टर बंध के द्वारा जो है हम इनको ज्यादातर प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो वास्तविक ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वह सभी जो है ऐसे जीवों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसकी संरचना का जब चित्र आप देखेंगे जंतु या पादप में, तो उनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हम देखते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकांग देखेंगे कि वो जो है वेल डेवलप स्थिति में मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे जो है जीव हैं, इनमें जो वास्तविक ऑर्गेनेल्स पेश करते हैं, जैसे झिल्ली द्वारा सीमांकित होना, ठीक है, या जीनोम की संरचना आर्किया के समान होना, या फिर रैखिक गुणसूत्रों के रूप में जो है ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन, यूकेरिया डोमेन, ये तीनों जो है जीवन के 3 डोमेन है, जिसको कि सबसे पहले कार्ल वोंज ने जो है बताया था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं पूरा नोट्स आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, आप जो है पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति क्या है? ठीक है, द्विनाम पद्धति, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कल आपको बताया था, जो है सिस्टमैटिक्स में मैंने आपको जो है एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, कैरोलस लीनियस के बारे में। ठीक है, जिन्होंने सिस्टेमा न्यूचरी पुस्तक लिखी थी और अपना पूरा वर्गीकरण का ब्यौरा उस पुस्तक में दिया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, कार्ल लीनियस, या किसी बुक में जो है इनको लिखा है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति को दिया। इसके अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव जंतु या पादप के 2 नाम होंगे। पहला जो नाम होगा वह उनके वंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वंश यानी कि जीनस को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा नाम है वह उसकी जाति को व्यक्त करता है। ठीक है, स्पीसीज को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी द्विनाम पद्धति क्या है? द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव जंतु या पादप के 2 नाम होंगे। पहला उसकी वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसको जो है लिखने का जो है एक तरीका भी है, जैसे जो है मानव। ठीक है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, इसमें होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देखो इसमें होमो क्या है? मनुष्य का वंश प्रकट करता है। ठीक है,
और सैपियंस क्या है? सैपियंस सैपियंस जो है जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसको तरीका भी है। ठीक है, जो कैरोलस लिनियस ने वैज्ञानिक नाम लिखने का जो तरीका सुझाया वह क्या है कि जो वंश का नाम होगा, ठीक है, पहला तो किसी भी जीव जंतु के जो नाम होंगे वह उसके वंश और जाति से मिलकर के बनेंगे, जीनस और स्पीसीज से। ठीक है, और जो पहला जो नाम लिखा जाएगा वो अंग्रेजी में जो है उसका पहला अक्षर, वंश का जो पहला अक्षर होगा जीनस का, वह कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, और जो जाति होगी उसको जो है स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, यानी स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से और जो है जो वंश है, जीनस है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, और जब इसको हम लिखते हैं तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करने का नियम है। ठीक है, कोई नाम लिखा जाएगा तो वो अंडरलाइन रहेगा, या फिर अगर बुक में अगर ये छपा रहेगा तो जो है तिरछे अक्षरों में जो है छपा रहेगा। ठीक है, जैसे बुक में अगर आप छपा देखेंगे तो इस तरह से राणा टिग्रीना, इस तरह से इटैलिक देखेंगे। ठीक है, राणा टिग्रीना, तब अंडरलाइन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इसको लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करके लिखेंगे। राणा टिग्रीना क्या है? यह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये रहा द्विनाम पद्धति के बारे में। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। कई सारे जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये जो है टॉपिक हमारा खत्म हुआ, साथ ही पहला चैप्टर ये पूरा समाप्त हो गया। इस पहले चैप्टर का पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ आपको पहले ही वीडियो के साथ, पूरा वो कंप्लीट है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पहले चैप्टर का जितना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।